हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स 10th में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में हर साल कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों को एग्जाम में। इससे पहले मैंने जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए वीडियो बना दिया है कि जो आप लोगों का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या तो फिर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों को स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यदि बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। कि इसका आंसर आपको लोगों को दिया गया। वैश्वीकरण का अर्थ है हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब ऐसा आप लोगों को दिया है। लेकिन यदि आप लोग बोलोगे नहीं सर आपको बहुत आसान शब्द में समझना है, तो आसान शब्द में यदि आपको समझाएं तो इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि जब व्यापार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ऐसा लिख सकते हो। आगे कहा जा रहा है इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयाँ संसार के अनेक देशों में स्थापित करती है। बिल्कुल, और इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं दूसरे देश के साथ और वहाँ पर अपने इकाइयाँ खोलती है, अपना सेंटर खोलते हैं या अपना व्यापार का माध्यम खोलते हैं। तो वहीं से जो है आप लोग बोल सकते हो वैश्वीकरण अच्छा होता है। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें प्रश्न संख्या 2 पर जो पूछा जाता है वो है व्यापार अवरोधक से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें हम लोगों को आंसर में बताया जाए व्यापार अवरोधक सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग करके वो आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि सिंपल शब्द में यदि हम लोग बात करें तो व्यापार अवरोधक जो है एक प्रकार का एक होता है व्यापार अवरोध। अवरोध का मतलब होता है बाधा। ठीक है, तो व्यापार में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको व्यापार अवरोध कहते हैं। और व्यापार अवरोधक मतलब होता है कि व्यापार को रोकने वाला या तो फिर उसको प्रारंभ करने वाला। तो एक तरीके से आयात और निर्यात जो है इसको संतुलन बनाए रखने में जो है व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। बहुत बार सरकार इसको खुद कंट्रोल करती है और बहुत बार सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हम लोगों को पूछा जाए विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो यदि हम लोग बात करें कि विकास मापने का, एक तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा विकास मापा जाता है, और दूसरा जो है विश्व बैंक के द्वारा मापा जाता है। तो दोनों का जो मापने का तरीका है किस प्रकार से भिन्नता है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है प्रश्न में। यदि हम लोग इसका आंसर के साथ बात करें तो आंसर में हम लोगों को बताया जा रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय मापदंड को ही अधिक महत्व देता है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि विश्व बैंक जो है विकास मापने के लिए केवल आय का, ठीक है, आय मतलब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से है, बस आय का ही निर्भर करता है। लेकिन यदि बात करें हम लोग कि व्यक्तियों का यदि बेहतर जीवन का व्यतीत करना है तो उसके लिए आय के अतिरिक्त जो है और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे, मतलब इससे यदि परे हटकर, यदि दूर हटकर बात करें यूएनडीपी का मापने का तरीका, तो जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया जाता है वो कहीं बेहतर माना जाता है, और यूएनडीपी का जो मापने का तरीका है उसको बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो कह रहा है इसके बेहतर मानने का कारण भी है। कह रहा है कि इससे इसके द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, प्रति व्यक्ति आय को तो देखती ही है, उसी के साथ साथ जो है यूएनडीपी लोगों की शैक्षणिक स्तर को मापती है कि उसका शिक्षा स्तर क्या है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर को भी मापती है कि लोगों का स्वास्थ्य स्तर क्या है वहाँ का। और इस ढंग से जो है ये अच्छा है। ठीक है, कि आय के साथ साथ जो है ये लोग क्या क्या मापती है, तो लोगों का शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य स्तर। ठीक है, ये यूएनडीपी का तरीका है। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो दोनों में भिन्नता है। आगे जो हम लोगों का प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है कैसे, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। मतलब यदि बात करें तृतीय क्षेत्रक को जो है अन्य क्षेत्रक से भिन्न माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसको उदाहरण देकर के समझाना है। तो कह रहा है कि तृतीय क्षेत्रक में जो क्रियाएं होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में सहायता करती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को बताया जाए कि तृतीय क्षेत्रक में जो भी क्रिया होती है वो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में सिर्फ सहायता प्रदान करने का काम करता है, अन्य कोई काम नहीं करता है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जाए ये क्रिया अपने आप उत्पादन नहीं करते हैं, परंतु उत्पादन क्रिया में सहायक हो सकती है। तृतीय क्रिया में क्या होता है कि ये अपने आप वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि तृतीय क्रिया में क्या करता है, जो उत्पादन क्रिया होती है उस उत्पादन क्रिया में सहायक होती है।
ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन ट्रकों या रेलों द्वारा अन्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसको ट्रक के माध्यम से या रेल के माध्यम से क्या होता है, अन्य जगह पर पहुंचाया जाता है। ठीक है। हम लोगों को साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कभी कभी माल को गोदामों में भी रखा जाता है। अन्य व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके बैंकों में रुपया उधार लेकर के या माल का भुगतान किया जाता है, ये सब होता है। तो ये सब तृतीयक क्रिया का ही उदाहरण है। ये सारे काम तृतीयक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है। और इसका अर्थ है कि तृतीयक क्षेत्र सेवा कार्य करता है, ना कि उत्पादन कार्य करता है। और इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं तृतीयक क्रिया जो है इसमें सेवा किया जाता है और ना कि इसमें उत्पादन होता है। ठीक है। इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तृतीयक क्रिया को जो है सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या कारण है कि बैंक जो है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो कह रहा है कि कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला यदि बात करें तो इसमें पहला हम लोगों को बताया जाए, कुछ कर्जदार बैंक को अपना आय प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। तो कुछ कर्जदार क्या होते हैं कि बैंक में अपना आय प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जो है उसको बैंक ऋण नहीं देती है। दूसरा कारण हो सकता है कि कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। कुछ लोग जो है अपना जो नौकरी का ब्यौरा की वास्तव में वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में जो है वो ब्यौरा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जो है ब्यौरा देने का मतलब यहाँ पर है कि कुछ अपने बारे में नहीं बता पाते, अपने काम के बारे में नहीं बता पाते, जिसके कारण उसको बैंक ऋण नहीं देती है। कह रहे कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि, पशु, संपत्ति आदि के रूप में ऋण उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, भूमि, पशु और संपत्ति के आधार पर जो है उसको ऋण नहीं मिलती है। कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते हैं जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने का गारंटी दे सकता है, तो इसीलिए उन लोगों को भी ऋण नहीं मिलता है। ठीक है। और बहुतों के पास तो कागज भी नहीं होता है। ठीक है। अपना घर का जो कागज वगैरह है वो नहीं होता है, जिसके कारण जो है उसको ऋण नहीं मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया वो है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्राय विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहते हैं जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले विश्व वैश्वीकरण में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करती है कि अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसे जगह का तलाश करती है जहां पर उत्पादन की लागत जो है कम हो और अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है। जहां पर उन लोगों को लागत कम हो आएगा वहीं पर ज़्यादातर वो प्रयास करते हैं कि अपना उद्योग वगैरह स्थापित करने का। ठीक है। अगला यदि बात करें हम लोग तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है, विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह पर जैसे जैसे अलग अलग देशों में निवेश करते आ रहे हैं, निवेश का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया खर्च को ही निवेश कहा जाता है। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर जो निवेश किया जाता है तो उस निवेश से क्या होता है, वृद्धि होती है, और उस वृद्धि होने के कारण जो है वो अपना व्यापार को अलग अलग देशों में फैलाता जा रहा है। ठीक है। आगे बात करें कि विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। और विदेशी व्यापार का यदि बात करें तो एक बहुत बड़ा भाग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ही नियंत्रित और संचालित की जाती है। आगे यदि हम लोग बात करें टॉपिक पर, तो जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों का भी तेजी से एकीकरण हो रहा है। और अतः हम कहा सकते हैं या कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।